नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम करा रहे हैं आपके सिविक्स को लेकर के कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इनकी शक्तियां क्या हैं इसे बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग जो है 10 मिनट बने रहिएगा तो न केवल मंत्री परिषद की विशेषताओं को आप जान पाएंगे, बल्कि इसकी प्रमुख शक्तियां क्या हैं हम इसकी भी चर्चा करेंगे। ये सारे बैचेज हैं जो संस्थान के चल रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीआईसी का था, ये पीसीएस मेंस बैच है जो हमारा वर्ष भर चलता रहता है, और फिर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के ये सारे बैचेज चल रहे हैं। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसकी शक्तियां क्या हैं इसकी चर्चा करनी है। 12 अंक का प्रश्न है, 200 शब्दों में लिखना होता है। और जनरली आप लोग पूछते हैं कि सर अगर 12 अंक का प्रश्न है तो कितना पेज मिलेगा। तो देखिए पीसीएस में 12 अंक के जो पेज प्रश्न होते हैं जिन्हें 200 शब्दों में लिखना हो रहता है उनके लिए 3 पेज मिलते हैं, और जो 8 अंक के प्रश्न रहते हैं उनके लिए 2 पेज मिलते हैं। तो ऐसे ही मिलना चाहिए। और कहीं कहीं जैसे एथिक्स के पेपर में किसी किसी प्रश्न में जैसे केस स्टडी वाला जो चीजें रहती है वहाँ 4 पेज दे देता है, हालांकि वो ज्यादा रहता है, 3 पेज बहुत होता है लिखना। और यदि आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं होगी तो ये नहीं है कि पेज भरने के चक्कर में लग जाइएगा, उससे क्या होगा कि आपका आगे जाकर के प्रश्न छूट जाएगा। तो इसको लेकर के एक सेशन हम करवाएंगे कि आपकी परीक्षा से पहले कि कैसे वहाँ टाइम आपको मैनेज करना है, कैसे कितने समय में क्या चीज़ें करनी है। कुछ बच्चों का प्रश्न था कि सर अगर जिस प्रश्न में कुछ ना आए उसको भी लिख के आना तो क्या उसमें करेंगे। तो वो सारी चर्चा जो है हम एक सेशन में करेंगे। मतलब जितने भी आपके डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट कर दें, बता दें, तो हमारे लिए सहूलियत होगी, हम उसी समय उसी दिन उसको रख लेंगे। बस कोशिश करिएगा कि शाम को 5 बजे के बाद रखिएगा। कारण ये कि 5 बजे तक हम अ, अन्य जगहों पे व्यस्त रहते हैं, क्योंकि हम लोग वर्किंग है तो वहाँ हम लोग की सेवा देनी होती है। तो 5 बजे के बाद ही हम फ्री होते हैं। तो प्रयास यही करिएगा कि 5 बजे के बाद जिस दिन आप लोगों को इन सब चीज़ों को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं आपके, तो वो सारा हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। भारतीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाला वास्तविक कार्यकारी निकाय है। तो यहाँ आप मंत्रिपरिषद के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारी शासन व्यवस्था है इसमें मंत्रिपरिषद क्या करता है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाला वास्तविक एक्टिंग मतलब कार्यकारी निकाय होता है। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। भाई जो मंत्री परिषद होता है उसका बॉस कौन होता है, उसका बॉस जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मतलब इसे जो है एक तरीके से ग्रहों में जो है सूर्य की संज्ञा दी गई है प्रधानमंत्री को। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और यह सामूहिक रूप से क्या है, तो संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लोगों ने तैयारी के दौरान प्रीलिम्स के दौरान पढ़ा नहीं होगा। तो देखिए इसी प्रीलिम्स के फैक्ट से आप चीज़ों को भूमिका लिख लिए बढ़िया से। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मेंस और प्रीलिम्स दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। आप मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स की चीज़ें स्वतः तैयार होती रहेंगी। फिर भारतीय मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता, तो देखिए यहाँ क्या है कि आपने थोड़ा सा मंत्रिपरिषद के बारे में बता दिया, उसका बॉस कौन है वो बता दिया, उसका कार्य क्या है वो आपने संक्षेप में बता दिया। मतलब एक झांकी आपने दिखा दी अपनी भूमिका में। अब आप अपने मेन पॉइंट पर उतर जाइए। 2 डायमेंशंस में आपका प्रश्न है, एक तो विशेषता को लेकर के और फिर इसकी शक्तियों को लेकर के। तो मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं इसमें। तो मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, और प्रधानमंत्री ही जो है वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख और कर्ता धर्ता होते हैं। मतलब केंद्र सरकार में जो सबसे पावरफुल पद होता है या भारत का सबसे पावरफुल पद है वो प्रधानमंत्री है। मतलब जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अंतिम इच्छा
राष्ट्रपति बनने की नहीं होती है। राष्ट्रपति तो उनको बना के भेजा जाता है कि जाइए अब आपकी महत्वाकांक्षा खत्म, मतलब आप खत्म, मतलब आपको एक सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। और प्रधानमंत्री क्या है कि वो एकदम एक्टिंग भूमिका पे रहता है, सारा कुछ उसी के नियंत्रण में रहता है। मतलब एक तरीके से वास्तविक बात जो है कौन है, पीएम है। फिर मंत्रियों की तीन श्रेणी होता है। तो प्रधानमंत्री के बारे में आपने बता दिया। अब जो मंत्री होते हैं इनकी तीन श्रेणियां होती है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कैबिनेट मंत्री। अब जो लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाते तो उनकी फिर अगली ख्वाहिश क्या रहती है कि हम किसी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए। और कैबिनेट मिनिस्टर में क्या है, तो ये सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे वित्त, रक्षा, गृह, ये सब इन्हीं के पास होते हैं। जैसे अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय है, वो कैबिनेट मंत्री हैं। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन के पास है, कैबिनेट मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री होता है। और फिर इसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। मतलब एक कैबिनेट किसी एक विभाग में, सपोज करिए कि वित्त मंत्रालय ही है, तो वित्त मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री मतलब उसकी सर्वे सर्वा देखा जाए तो कौन है, निर्मला सीतारमन है। रिपोर्ट किसको करेंगी, प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन इनके सबऑर्डिनेट जो है दो होते हैं वित्त राज्य मंत्री। जैसे एक तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में पंकज चौधरी जी, वो भी वित्त राज्य मंत्री ही हैं। अब हो सकता है कि उनका पद चला जाए इस फेरबदल में। कारण ये है कि भाई एक पद, एक व्यक्ति एक पद की संकल्पना भाजपा में है। तो अब देखिए आगे क्या होता है मंत्रिमंडल के फेरबदल में। लेकिन अभी तो वो वित्त राज्य मंत्री भी हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। कुछ राज्य मंत्री जो है वो स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं। तो देखिए कुछ मंत्रियों को आप देखते होंगे कि जिन्हें कैबिनेट मंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन चूंकि उनका कद बड़ा है तो उन्हें राज्य मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में कोई छोटा मंत्रालय लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दे करके स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना दिया जाता है। तो उनकी हैसियत क्या होती है, राज्य मंत्री से अपर होती है, कैबिनेट मंत्री से लोअर होती है। वो मतलब इन दोनों के बीच में होते हैं, लेकिन वो अपने विभाग के बॉस होते हैं। चूंकि उनके पास स्वतंत्र मंत्रालय है, स्वतंत्र प्रभार है, तो ऐसे में वो रिपोर्ट किसको करेंगे, प्रधानमंत्री को करेंगे। फिर उप मंत्री होते हैं। हालांकि इनका कॉन्सेप्ट जो है अब भारत में नहीं रह गया है। ये सबसे कनिष्ठ स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए उप मंत्री बनाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने उत्तर में लिखना ये तीन कैटेगरी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री का भी उल्लेख करना है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री को भी बताना है। और फिर उप मंत्री को बताना है। और उप मंत्री मंत्री परिषद में सबसे निचले पायदान पे होता है। फिर अगली अगर आप इनकी विशेषता देखेंगे जो मंत्री परिषद की है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व वाला जो कॉन्सेप्ट आता है। कैसे है कि अनुच्छेद 75 के तहत पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए आप लोग प्रीलिम्स में खूब पढ़ते हैं कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन आयोग एक कदम आगे बढ़ के पूछ ले कि ये तो बच्चे सब जान गए हैं, उसको पता है, क्या करेगा कि किस अनुच्छेद के तहत, 74, 73, 75, 76। तो आर्टिकल 75 के तहत ये है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। संसदीय सदस्यता, अब इसमें देखिए जो इसकी अगली विशेषता है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए संसद सदस्य होना क्या है, तो आवश्यक है। और सपोज करिए कि नया मंत्रिमंडल बन रहा है, कोई व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री की बड़ी इच्छा है कि ये मतलब मंत्रालय में शामिल हो, कैबिनेट मंत्री इनको बनाना है। जैसे अभी जयशंकर थे जो वर्तमान विदेश मंत्री, तो जब इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था तो ये किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे, न राज्यसभा के न लोकसभा के। लेकिन फिर इन्हें 6 महीने के अंदर जो है राज्यसभा का सांसद बनाया गया। और ये चीजें होती हैं कि मंत्री पद की शपथ तो आप ले लेंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो जनरली लोकसभा का सदस्य तो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से होता है।
और राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा भेजा जा सकता है कहीं से भी, और राज्यसभा से ही लोग जाते हैं, ये बैक चैनल है। तो सदस्य बनना अनिवार्य होता है, आप लोग इसको भी जान गए। फिर गोपनीयता की बात होती है, इसकी अगली विशेषता जो मंत्रिपरिषद की होती है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों और निर्णयों की गोपनीयता बनाए रखना मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण जो है वो जिम्मेदारी होती है। और मंत्री जो अपने पद की शपथ लेते हैं तो उसके पहले किसकी शपथ लेते हैं, मतलब पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, कि मतलब हम अपने पद के तहत जो भी गोपनीय चीजें हैं उसको गोपनीय मतलब बनाए रखेंगे। तो ये सब जो विशेषताएं हैं किसकी हैं, तो मतलब मंत्रिपरिषद की आपने विशेषताओं को देख लिया। और उसमें भी आपने प्रधानमंत्री की चर्चा करी, 3+1 स्वतंत्र प्रभार, 4 टाइप के मंत्री की आपने बात कर ली। फिर संसदीय सदस्यता की बात कर ली कि कौन लोग जो है मंत्री मंडल या मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। फिर गोपनीयता की बात कर ली। ये 4-5 पॉइंट दे दीजिए, आपका जो है एक पार्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन अब दूसरे पार्ट में क्या है ना कि मंत्रिपरिषद की शक्तियां क्या है। अभी तक तो आपने क्या देखा है कि विशेषताओं को देखा है, तो शक्तियों में देखिए तो सबसे पहले अगर कार्यकारी शक्ति देखें, और आप भी अपना ऐसे ही डिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बांट करके चीजों को नहीं करेंगे तो आपको चीजें याद ही नहीं आएंगी। तो इसीलिए देखिए हम रिकॉल भी करा देते हैं आपको बार बार। तो अब देखिए मंत्रिपरिषद की शक्तियों में सबसे पहले कौन सी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। और कार्यकारी शक्ति में आप देखेंगे कि यह देश की वास्तविक कार्यपालिका है, कौन, मंत्रिपरिषद। भाई वास्तविक कार्यपालिका तो मंत्रिपरिषद ही है, क्योंकि वहीं से क्या होता है, सारे कार्यों का संचालन होता है। मंत्रिपरिषद ही प्रशासनिक नीतियों को लागू करती है। भाई जो विधायिका जो संसद भवन में जो प्रशासनिक नीतियां बनती हैं उसे क्रियान्वित करने की सबसे पहली बॉडी कौन है, सबसे उच्च स्तरीय बॉडी मंत्रिपरिषद ही होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखती है और सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियों के संबंध में क्या करती है, तो राष्ट्रपति को सलाह देती है। मतलब जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती, चाहे सीबीसी की नियुक्ति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होती है, तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में तो कोलेजियम करता है, मतलब सीबीसी हुआ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ, तो इन सबों की नियुक्तियों में सिफारिश कौन करता है, या लोकपाल की नियुक्ति की बात हो गई, तो मंत्रिपरिषद ही उसके पीछे होती है। फिर नीति निर्माण में आप देखेंगे कि देश की राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के निर्धारण में मंत्रिपरिषद ही करती है। तो मंत्रिपरिषद की अगली भूमिका क्या है, तो नीति निर्माण में है। और सभी बड़े मामलों जैसे रक्षा, विदेश एवं आंतरिक सुरक्षा आदि पर भी वही निर्णय लेता है। कि भाई अगर कोई भी डिफेंस से संबंधित मैटर आ गया तो रक्षा मंत्री बैठेंगे, सेनाओं के अध्यक्ष लोग बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेगा और एक निर्णय लेगा कि भाई ये आपात स्थिति, इसमें क्या करना है। इसी तरीके से वित्त मंत्रालय है, तो वित्त से संबंधित जो भी इशूज हैं उसको वित्त मंत्री अपने सबऑर्डिनेट के साथ बैठ करके प्रधानमंत्री के निर्देशन में उस चीजों को करेगा। फिर अगर आप देखेंगे कि विधायी शक्तियां क्या है इसकी, तो मंत्रिपरिषद संसद में सभी विधेयक पेश करती है। मतलब जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं तो उसमें मंत्रिपरिषद उसको करती है, उन्हें बहुमत से क्या करती है, तो पारित भी कराती है। और संसद के सत्र को बुलाने एवं समाप्ति की सिफारिश भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही की जाती है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से संसद का सत्र जो है बुला लेते हैं, विघटन कर देते हैं, नहीं। उसको बुलाने का या आहूत करने का जो सिफारिश होती है वो मंत्रिपरिषद ही करती है राष्ट्रपति से, तब राष्ट्रपति जो है इसको करते हैं। और जो भी विधेयक पेश होते हैं तो वो जो सत्र चलते हैं, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, तो ये सब सत्रों में क्या होता है, जो विधेयक पेश होते हैं उसको भी कौन पेश करता है, तो यही मंत्रिपरिषद करती है। तो इसकी विधायी शक्तियां हो गई। फिर वित्तीय शक्तियां क्या है, तो वार्षिक बजट मंत्रिपरिषद की देखरेख में ही वित्त मंत्री द्वारा क्या किया जाता है, तो तैयार कर संसद में पेश किया जाता है। तो जो बजट वाला काम है वो भी वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा, तो मंत्रिपरिषद वहां भी भूमिका में है। धन विधेयक मंत्रिपरिषद की सहमति से ही क्या है, तो लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब धन विधेयक के लिए मंत्रिपरिषद की सहमति जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व, जो आर्टिकल 75 के तहत मैंने पीछे बताया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? तो इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब अगर मंत्रिपरिषद को लेकर के विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाती हैं और खुदा न खास्ता जनरली ये अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, लेकिन अगर जोड़ तोड़ की बहुमत है और सरकार जो है फुल मेजॉरिटी में नहीं है, गठबंधन दलों के साथ है, तो ऐसे में उसको झटका लगना भी तय है। और अतीत में कुछ प्रधानमंत्रियों के साथ ऐसा हुआ है। हालांकि वो मनसा भाप गए थे तो संसद सत्र आने के पहले ही क्या किए भाई, जहां उनको फ्लोर टेस्ट होना था, अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होनी थी, तो वो पहले ही क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, मतलब अपनी इज्जत बचा ले जाते हैं। तो ये चीजें हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व वाली चीजें हैं तो जो इसकी शक्तियां हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा आपात प्रबंधन में भी मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या जो आपात प्रबंधन है कि आपातकालीन कोई घटना हो जाती है तो उसमें भी फ्रंट फुट पे कौन है? तो मंत्रिपरिषद ही होती है। और जिस मंत्रालय से चीजें होती हैं वो आगे आकर के प्रधानमंत्री के निर्देशन में उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद भारत में उत्तरदायी शासन की आधारशिला है। यह नीति निर्माण और प्रशासन की धुरी बनकर संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए इसकी पारदर्शिता, सामूहिकता और लोकतांत्रिक नियंत्रण के साथ कार्यकुशलता क्या है? तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। और देखिए जनरली बच्चे जानते तो हैं, ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद, मैंने कोई रॉकेट साइंस आपको यहाँ बता दिया, लेकिन चूंकि आपको मेंस आंसर राइटिंग करना, तो जब तक आप इतने डायमेंशंस को लिखेंगे नहीं, वही मंत्रिपरिषद के बारे में वही 2-4 पॉइंट लिख करके यदि आप सोचेंगे कि नंबर पा जाएंगे तो नहीं। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग लिखने का प्रयास करिए। जब लिखेंगे तब तमाम डायमेंशंस निकलेंगे और यही तमाम डायमेंशंस जब आप अपनी कॉपी पे लिख के आएंगे तब आप जो है खूब भरपूर नंबर पाएंगे और फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। तो इसीलिए किसी भी टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिए, करिए ये आराम कर लेंगे। विश्वास मानिए कि जो एक शायरी है ना कि हमारी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, तो जहां आप सबसे ज्यादा आश्वस्त होंगे वहीं आपको सबसे कम अंक मिलेगा। और यही कारण है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा हिस्ट्री तो मेन सब्जेक्ट रहा और हमको हिस्ट्री वाले मतलब फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं मिला, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, आपने रिवीजन नहीं किया और कॉपी पे बहुत सा पॉइंट आपने दिखाया नहीं, कहानी की तरह उत्तर लिख के चले आए, जबकि उत्तर में तर्क, तथ्य, ये सब चीजों का एक सुंदर सामंजस्य होना चाहिए। कोई दावा करें तो दावे के पीछे का प्रमाण होना चाहिए, तब जाकर के आपको अंक मिलेगा। क्रमबद्धता होनी चाहिए आंसर राइटिंग में। ये नहीं है कि जो पॉइंट जब जहां जैसे याद आया आप लिख दिए तो नंबर पा जाएंगे, नहीं। उत्तर लेखन एक कौशल है और ये लिखते लिखते आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या इस तरीके की परीक्षाओं में आपको नौकरी पानी है तो फिर लिखने से मत भागिएगा, नहीं तो कभी भी पास नहीं करेंगे। और ये डरवा नहीं रहे, ये सच्चाई बता रहे हैं। चलिए इसके बारे में तो मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर दी, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और ये हमारा टेलीग्राम है समृद्धि आईएएस का ऑफिशियल। आप लोग इसको इसलिए भी ज्वाइन करें कि सबसे पहले तो संस्थान कोई भी सूचना यहीं देता है, हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम, और जो हम पढ़ाते हैं आपको 24 से 48 घंटे के अंदर इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है डिमांड करने की, आपने 20 मिनट समय दिया है, ये आपका राइट है, आपको संस्थान दे देता है। तो बस इस चैनल पे आप लोग जुड़े। और साथ में ये हमारा समृद्धि आईएएस के 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये मेरी फोटो है। तो ऐसे में इसे भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। और आपको हमारे किसी बैच से जुड़ना है या कोई समस्या है, हमसे बात करनी है, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।